हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। तो फ्रेंड्स, 2 चैप्टर हम कर चुके हैं। अभी हम पिछला चैप्टर हमारा संविधान की प्रस्तावना था। आज हम थोड़ा देखेंगे किसके बारे में, राष्ट्रीय प्रतीक, हमारे जो नेशनल सिंबल हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, जो कि एक जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फिर से कहती हूँ, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फर्स्ट हमारा है राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज आपको पता है हमारा क्या है, तिरंगा है। राष्ट्रीय ध्वज क्या है, तिरंगा है। सभी को पता है, जो इंडियंस हैं उनको सबको पता है कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारतीय ध्वज को तिरंगा के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा के रूप में कब अपनाया गया था, मतलब हमारे जो तिरंगा है उसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में कब अपनाया गया था, तो उसको अपनाया गया था। हमने ये प्रस्तावना वाले चैप्टर में भी पढ़ा होगा, शायद कहीं पे आया होगा। तो भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा जो है 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। कब अपनाया था, एक पॉइंट है ये, लिख लीजिए कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, 14 अगस्त 1947 को संविधान सभा के अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में राष्ट्र को इसे समर्पित किया गया था। जब 14 अगस्त को देश का विभाजन हो चुका था और 14 को जब पाकिस्तान अलग हो गया था भारत से, तो उस दिन जो है अर्धरात्रिकालीन अधिवेशन में इसको राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया था, तिरंगे को। तिरंगे झंडे में 3 आड़ी पट्टियाँ होती हैं, सभी को पता है। ठीक है, हर एक इंडियंस को, बाहर भी सबको पता ही होगा कि इंडिया का तिरंगा कैसा है। 3 इसमें आड़ी पट्टियाँ हैं, जिसमें केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होता है। तो केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग होता है, जिसमें केसरिया रंग साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग जो होता है वो शांति व सच्चाई का प्रतीक होता है। धर्म चक्र जो बीच में, सफ़ेद पट्टी के बीच में जो धर्म चक्र होता है ना, जिसमें 24 तिलियाँ होती हैं, वो जो होता है धर्म और गतिशीलता का प्रतीक होता है। ठीक है, 24 तिलियाँ 24 घंटे को दर्शाती हैं और ये बताती हैं हमें कि 24 घंटे जो है गतिशीलता बनी रहनी चाहिए। ठीक है, विकास की ओर, ये हमें ये 24 तिलियाँ बताती हैं। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि जो ध्वज है हमारा, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। तो जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो 3:2 है। ठीक है, 3:2 है। ये आपको देख लीजिए कि जो ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो कितना है, 3:2 है। क्वेश्चन है, ये बन जाता है, आप लिख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर है जो बीच में है ना अशोक चक्र, 24 तिलों वाला अशोक चक्र है, वो धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की हमें प्रेरणा देता है। इसे जो है कहाँ से लिया गया है, जो बीच में धर्म चक्र है तिरंगे के बीच में वाइट वाली पट्टी में जो 24 तिलियों वाला है, उसको कहाँ से लिया गया है, जो सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है ना, उस पे से जो है इस अशोक चक्र को लिया गया है। ठीक है, तो सर्वप्रथम जो है 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला और लाल रंगों की आड़ी पट्टियों वाले तिरंगे राष्ट्र को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया गया था। ठीक है, जो सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था वो 1906, 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर फहराया गया था, जिसका रंग हरा, पीला और लाल था। उसके बाद जो है 1907 को, 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगर्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम भीकाजी कामा ने इसी ध्वज को कुछ परिवर्तित करके फहराया था। ठीक है, तो सबसे पहले जो है कहाँ फहराया गया था झंडा, वो फहराया गया था कोलकाता के पारसी बागान में। और कब फहराया गया था, तो ये 1906 में। ठीक है, सर्वप्रथम कब फहराया गया था, लिख लीजिए 1906 में, 7 अगस्त 1906 को कहाँ फहराया गया था, तो ये है आपका कोलकाता में पारसी बागान में।
ठीक है। किस रंग का वो झंडा था? तो हरा, पीला और लाल रंग का आड़ी पट्टियों वाला झंडा था। दूसरी बार जो है ये 1907 में जर्मनी के शहर स्टुटगर्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में फहराया गया था मैडम भीकाजी कामा द्वारा। ठीक है। फिर है आज़ादी के बाद जो है देश के बाहर विदेशी भूमि पर प्रथम बार आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को कहाँ फहराया गया था? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। आज़ादी के बाद जो है विदेशी ज़मीन पे, किस विदेशी ज़मीन पे पहली बार हमारा तिरंगा लहराया गया था? ऑस्ट्रेलिया की ज़मीन पे। फिर है कि जो प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पे किसने तिरंगा लहराया था? ठीक है। क्वेश्चन बनता है कि प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पे किसने तिरंगा लहराया था? तो ये लहराया था तेनसिंग नार्गे और सर एडमंड हिलेरी। ठीक है। दो लोगों ने लहराया था प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा, तेनसिंग नार्गे और सर एडमंड हिलेरी ने। कब लहराया था? 29 मई 1953 को। ओके। फिर नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष में जो है झंडा कब फहराया गया था? तो प्रथम बार जो अंतरिक्ष में झंडा फहराया गया था वो फहराया गया था 1971 में। ठीक है। याद रखिए कि अंतरिक्ष में झंडा कब फहराया गया था? 1971 में। वो भी मतलब किसी इंसान द्वारा नहीं ले जाया गया था, वो अमेरिका का जो अपोलो 15 अंतरिक्ष यान था ना, अमेरिका का जो अपोलो 15 अंतरिक्ष यान था, उस अंतरिक्ष यान के जरिए जो है तिरंगे को वहाँ पे भेजा गया था अंतरिक्ष में। और पहली बार अगर हम किसी यात्री द्वारा, अंतरिक्ष यात्री द्वारा तिरंगे को बैच के रूप में अंतरिक्ष पहुँचाने का श्रेय किसे जाता है? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा को, जिन्होंने 5 अप्रैल 1984 को जो है अंतरिक्ष में बैच के रूप में तिरंगे को ले जाकर वहाँ मतलब वहाँ की शोभा बढ़ाई थी अंतरिक्ष की तिरंगे के साथ। ठीक है। तो 1984 में अंतरिक्ष यात्री लीडर राकेश शर्मा द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें कि उत्तरी ध्रुव में, ठीक है, जो हमारा ग्लोब है उसका उत्तरी ध्रुव है, तो वहाँ पे तिरंगा 1996 में लीडर संजय थापर ने फहराया था। फिर अगर हम नेक्स्ट देखें कि चंद्रमा पर अपना राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया भारत ने? तो चंद्रमा पर भारत ने अपना राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया? इसका आंसर होगा कि 15 नवंबर 2008 को। ठीक है। और चंद्रमा पर अपना ध्वज फहराने वाला अपना ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का कौन सा देश बना? चौथा देश बना। इससे पहले हमारे भारत से पहले 3 देश ऑलरेडी अपने अपने देश का झंडा चंद्रमा पर फहरा चुके थे, और हमारा जो भारत देश है ये चौथा देश बना जिसने अपना झंडा जो है चंद्रमा पर फहराया। कब फहराया? 15 नवंबर 2008 को। और इससे पहले जो देश हैं जो अपना झंडा चंद्रमा पर फहरा चुके हैं वो कौन कौन से देश हैं? अमेरिका है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे रूस है, तीसरे नंबर पे यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि पहले जो 26 जनवरी 2002 को ध्वज संहिता भारत का स्थान किसने ले लिया था? भारतीय ध्वज संहिता 2002। ठीक है। पहले किस नाम से थी? जो ध्वज संहिता थी वो किस नाम से थी? ध्वज संहिता भारत लास्ट में ऐड था इसमें, ध्वज संहिता भारत, जो 26 जनवरी 2002 की थी। ठीक है। तो उसका स्थान किसने ले लिया था? भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया था इसकी। अब ऐसा नहीं बोला जाता है ध्वज संहिता भारत नहीं बोला जाता है, अब क्या होता है? भारतीय ध्वज संहिता 2002 जो नियम बने थे। हालांकि इसमें भी कुछ अब इस बार जो ये 75 अमृत महोत्सव है ना, 75वीं वर्षगांठ जो मनाई गई है स्वतंत्रता दिवस की, अमृत महोत्सव, इसके लिए जो है अब भारतीय ध्वज संहिता 2002 में बहुत से संशोधन कर दिए गए हैं। जैसे पहले के उसमें बहुत सारी चीज़ें थी झंडा फहराने के लिए। रात में हम झंडा नहीं फहरा सकते थे, सूर्यास्त और सूर्योदय के बीच के टाइम की जो है लिमिट थी झंडा फहराने के लिए। झंडा किस टाइप का होना चाहिए, किस तरह का नहीं होना चाहिए, कितने बनने चाहिए, कहाँ बनने चाहिए, इस टाइप से बहुत सारी लिमिटेशंस थी जिनको जो है इस बार थोड़ा सा संशोधित किया गया है। तो वो वाली जो है वो जो अब ध्वज संहिता, जो संशोधित ध्वज संहिता है वो आपको बताई जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए हम थोड़ा बस ऊपर चिन्ह विन्ह जानेंगे कि कैसे हमारे राष्ट्रीय
प्रतीक हैं। ठीक है, आज बस हम इतना ही जानेंगे। तो झंडे के बारे में हमने, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसके बारे में हमने ये सब चीज़ें देख ली हैं। तो अब हम आज नेक्स्ट है हमारा अशोक का स्तंभ। ठीक है, तो अशोक ने अपने बहुत सारे शिलालेख लिखे थे, स्तंभ लेख लिखे थे। तो उसी में एक अशोक स्तंभ था जो कि सारनाथ पे मिला था। ठीक है, बिहार में सारनाथ पे हमें अशोक स्तंभ देखने के लिए मिलता है। तो ये अशोक स्तंभ क्या है? तो अशोक स्तंभ जो है भारत का राज चिन्ह है। ठीक है, भारत का राज चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। आपने देखा होगा जो भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं उनमें अशोक चिन्ह का बहुत महत्व है। हर जगह अशोक चिन्ह ही जो है राज चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। तो मूल स्तंभ में, जो मूल स्तंभ है उसमें कितने सिंह के सिर हैं? 4। ठीक है, हमें दिखते कितने हैं सामने से? तो हमें 3 ही सिंह दिखते हैं। ठीक है, हमें कितने दिखते हैं? 1 2 3 सिंह दिखते हैं। लेकिन एक सिंह जो है इस वाले के, जो ये बीच वाला है, इस वाले के पीछे भी एक चिन्ह है जो चौथा चिन्ह है। ठीक है, सिंह का मतलब सर है। तो 4 सिर हैं टोटल सिंह के, 4 सिंह हैं जिसमें से हमें 3 दिखाई देते हैं। जो चौथा वाला है वो बीच वाले के पीछे साइड होता है। सिंह यानी कि शेर। सिंह से क्या तात्पर्य है? शेर। शेर किसका है? साहस व निर्भीकता का प्रतीक होता है। शेर किसका प्रतीक होता है? साहस और निर्भीकता का। पट्टी के मध्य में धर्मचक्र है। चक्र का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में पहिया होता है ना। चक्र मीन्स क्या होता है? पहिया, जो गोल घूमता है। हम गाड़ियों में पहिया कहते हैं ना उसको, चक्र। तो पहले उसमें होता था, रथों में जो चक्र होता था वही है। तो धर्म चक्र से का अर्थ क्या है? संस्कृत में पहिया होता है। किसी बार दोहराने वाली प्रक्रिया को भी चक्र कहा जाता है। चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं जो 24 घंटों का प्रतीक है। इसी जो धर्म, ये जो धर्म चक्र है इसको राष्ट्रीय ध्वज के बीच में सफ़ेद, जो ये हमारा धर्म चक्र है, जो अशोक, ये जो हमारा ये 4 सिंह वाला जो अशोक है ना, तो इसमें से ही, इसमें जो ये शेर, इसमें एक यहाँ पे अशोक चक्र होता है। ठीक है, ये तो शेर के सर हो गए और यहाँ पे एक अशोक चक्र होता है। इसी अशोक चक्र को जो है भारतीय ध्वज संहिता में, भारतीय ध्वज में लिया गया है बीच में, जो 24 तीलियां हैं, 24 घंटे का प्रतीक है। ठीक है, तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में सफ़ेद पट्टी में हमने इस अशोक चक्र को रखा हुआ है। इसका रंग कैसा होता है? गहरा नीले रंग का ये होता है। भारत सरकार ने कब इसे अपनाया था? जो ये सारनाथ का ये जो चिन्ह है, भारत सरकार ने इसे कब अपनाया था? तो भारत सरकार ने जो ये चिन्ह है इसको अपनाया था, इसकी डेट आपको पता होनी चाहिए। इसकी डेट थी 26 जनवरी 1950। ठीक है, इस चिन्ह को जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था उसी दिन जो है इस चक्र को अपनाया गया था। अशोक, सारनाथ के अशोक से, अशोक के सारनाथ से जो है इस 24 तिल्लियों वाले चक्र को अपनाया गया था भारत सरकार द्वारा। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, आपने अगर देखा होगा ये अशोक चिन्ह, यहाँ पे मैं बताती हूँ, यहाँ पे एक सर होता है, यहाँ पे एक सर होता है, यहाँ पे एक सर होता है, ये पीछे साइड एक सर और होता है, आगे से हमें 3 ही सर दिखते हैं। ठीक है, ये जो चिन्ह होता है यहाँ पे कहीं पे ऐसे करके 24 तिल्लियों वाला चक्र होता है, जिसमें इधर एक जानवर होता है, इधर एक जानवर होता है और 2 जानवर पीछे साइड से भी होते हैं। ठीक है, तो इनमें जो चक्र के दाईं ओर जो चक्र, ये चक्र है, एक मिनट, ये जो चक्र है, चक्र के दाईं ओर क्या होता है? दाईं मतलब ये वाली साइड, यहाँ पे होता है आपका सांड। ठीक है, और इस साइड बाईं ओर क्या होता है? घोड़ा। बाईं ओर घोड़ा होता है। दाईं ओर होता है चक्र के सांड और बाईं ओर होता है घोड़ा। ठीक है, बाईं ओर क्या होता है? घोड़ा होता है। फलक के नीचे एक सत्यमेव यहाँ पे जयते लिखा होता है। क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिखा होता है।
और ये जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते हमारा लिया गया है मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद। ये एक हमारा ग्रंथ है। तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी लिपि में लिखा गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ठीक है, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया हमारा जो, ठीक है, मुंडकोपनिषद से जो सत्यमेव जयते लिया गया है, सत्यमेव जयते, ये वहाँ पे लिखा होता है नीचे से सत्यमेव जयते। तो ये सत्यमेव जयते जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? ये मुंडकोपनिषद धर्म ग्रंथ से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की ही विजय होती है हमेशा। क्या अर्थ होता है इसका? कि हमेशा किसकी विजय होती है? सत्य की विजय होती है। तो जो ये राज चिन्ह है इसका रंग कैसा है? तो शासकीय, इसके भी अलग अलग तरह के रंग होते हैं। ठीक है, देखिए ये जैसे है, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये है ना, ये धर्म जो ये है, देखिए यहाँ पे ये एक शेर ये है, 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 और इसके नीचे यहाँ पे देखो ये धर्म चक्र बना हुआ है। ये धर्म चक्र है, इस साइड सांड है, दाईं साइड सांड है और बाईं साइड घोड़ा है। दिख रहा है ना आपको? और सबसे नीचे क्या लिखा हुआ है? ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ये है। अब हर जगह के कार्यों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग राज चिन्ह का रंग होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा अगर शासकीय कार्यों के लिए, अगर शासकीय कार्य हैं, अपने राज्य के अलग अलग शासकीय कार्य हैं, देश के शासकीय कार्य हैं, तो उनके लिए रंग भी जो है अलग अलग होते हैं। जैसे कि नीला राज चिन्ह जो है, ठीक है, अगर नीले राज चिन्ह की हम बात करें तो भारत के मंत्रियों द्वारा जो उपयोग किया जाता है वो नीला राज चिन्ह उपयोग किया जाता है। नीला किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? मंत्रियों द्वारा। लिख लीजिए कि नीला राज चिन्ह किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? मंत्रियों द्वारा। ठीक है, मंत्रियों द्वारा। और लाल राज चिन्ह किसके द्वारा उपयोग किया? पहले लिखिए, नीला राज चिन्ह उपयोग किया जाता है मंत्रियों द्वारा। लाल राज चिन्ह जो उपयोग किया जाता है वो राज्यसभा के सदस्यों और अधिकारियों द्वारा। ठीक है, जो लाल वाला है वो किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा। जो लाल वाला है, लाल वाला किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के मंत्रियों द्वारा, राज्यसभा के सदस्य हों या फिर राज्यसभा के मंत्रियों के द्वारा किया जाता है। कौन सा वाला? लाल राज चिन्ह। नीला वाला किया जाता है भारत के मंत्रियों द्वारा, और लाल राज चिन्ह किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा के सदस्यों और अधिकारियों द्वारा। हरा राज चिन्ह की अगर हम बात करें तो ये किया जाता है लोकसभा के सदस्यों द्वारा। हरा राज चिन्ह किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा। ठीक है, जो लोकसभा के सदस्य होंगे या लोकसभा के जो अधिकारी वर्ग होगा उनके द्वारा जो है हरा रंग का, कैसे रंग का? हरे रंग का राज चिन्ह प्रयोग किया जाता है। विशेष क्या है इसमें कि सरकारी भवन जिन पर राज चिन्ह का उपयोग किया जाता है उनमें कौन कौन से भवन आते हैं? वो सरकारी, इनके लिए भी एक चीज़ होती है ना कि एक पर्टिकुलर थिंग होती है कि कहाँ कहाँ पे झंडा फहराया जाएगा, कहाँ पे राज चिन्ह लगाया जाएगा, कहाँ पे किस टाइप का राज चिन्ह होगा, किस डिपार्टमेंट में कितने बड़े अफसर को जो है अशोक चिन्ह प्रदान किया जाएगा, किस पर अशोक चिन्ह लगाया जाएगा, किस अफसर पर। ये सब चीज़ें जो हैं पहले से तय की गई हैं। तो कौन कौन से भवन ऐसे हैं जहाँ पे राज चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे कि हो गया हमारा एक राष्ट्रपति भवन हो गया। ठीक है, कौन सा भवन हो गया? हमारा राष्ट्रपति भवन हो गया। एक तो हो गया प्रेसिडेंट हाउस, राष्ट्रपति भवन, और एक हो गया हमारा संसद भवन हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद भवन हो गया, उसके अलावा हमारा उच्चतम न्यायालय हो गया, उच्च न्यायालय हो गया, और जो राज्य के विधानसभा होते हैं वो आते हैं। ठीक है, राज्य के विधानसभा हो गए, राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद भवन हो गया, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। यहाँ हमारे इन जगहों पे, इन भवनों पे हमारा राज चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें तो राष्ट्रीय गान।
राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, जनगण मन है। ठीक है, राष्ट्रीय गान हमारा क्या है, जनगण मन है। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन की बात करें तो ये किसने इसकी रचना की थी, इसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। जो कि मूल जो राष्ट्रगान जनगण मन था ये किस भाषा में लिखा गया था मूल रूप से, तो इसकी जो भाषा थी ये बांग्ला भाषा थी। ठीक है, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहाँ के थे, बंगाल के थे, तो ये बांग्ला भाषा में जो है राष्ट्रगान लिखा गया था। इसको जो है संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन झंडे को किया गया था, मतलब अशोक चक्र को जिस दिन किया गया था, अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा या राष्ट्र द्वारा, जिस दिन अशोक चक्र को, उसी दिन जो है ये जनगण मन भी जो है अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950, सॉरी जिस दिन 24 जनवरी को नहीं, वो तो 26 जनवरी को अपनाया गया था ना, 24 जनवरी को जनगण मन अपनाया गया था, अंगीकृत किया गया था। इस गान को सर्वप्रथम, जो ये जनगण मन है राष्ट्रीय गान, इस गान को सर्वप्रथम कब गाया गया था, तो इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गाया गया था। कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, सर्वप्रथम कब गाया गया था राष्ट्रीय गान को, इसको गाया गया था 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो इससे एक क्वेश्चन और बनता है कि कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1911 27 दिसंबर को। ठीक है, भारतीय कांग्रेस द्वारा जहाँ पर राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम गाया गया था। सर्वप्रथम यह गान 1912 में तत्वबोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। जो 1912 में एक पत्रिका छपती थी, कौन सी पत्रिका थी वो, तत्वबोधिनी। ठीक है, 1912 में जो है तत्वबोधिनी एक पत्रिका छपती थी, जिसमें सबसे पहले जनगण मन को प्रकाशित किया गया था। तो कौन सी पत्रिका थी वो जिस पे जनगण मन सर्वप्रथम प्रकाशित किया गया था, तो उसका नाम था तत्वबोधिनी। 1912 में, 11 में तो कलकत्ता अधिवेशन में गा दिया था, और 1912 में इसको जो है तत्वबोधिनी पत्रिका में छापा गया था, प्रकाशित किया गया था, जिसका शीर्षक क्या था, भारत भाग्य विधाता। अभी इसका शीर्षक जनगण मन है, लेकिन उस टाइम पे जो ये जब प्रकाशित की गई थी तब इसका जो शीर्षक लिया गया था भारत भाग्य विधाता, इस शीर्षक से ये लिया गया था। राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियां हैं कहेंगे तो कितनी है, 13 पंक्तियां हैं टोटल। ठीक है, राष्ट्रगान में कितनी पंक्तियां हैं, तो राष्ट्रगान में जो है 13 पंक्तियां हैं, जिसमें से, ठीक है, राष्ट्रगान में 13 पंक्तियां हैं। और इसको जो गायन, जो राष्ट्रगान का हमारा गाने का समय है ये कितना है, 52 सेकेंड है। कितना है, 52 सेकेंड। ठीक है, राष्ट्रगान गाने का जो समय है ये कितना है, 52 सेकेंड, याद रखिएगा। तो किसने लिखा था जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, जिसका अंग्रेजी अनुवाद 1919 में किया गया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया से। ठीक है, राष्ट्रगान का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किस शीर्षक से किया गया था और कब किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1919 में। इसका शीर्षक क्या था, टाइटल मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। विश्व का सबसे पुराना राष्ट्रगान कहाँ का है, डच का है। डच मतलब नीदरलैंड का, जो क्या है, हेथ विलहेल्मस। ठीक है, जिसको 1574 में लिखा गया था। तो जो सबसे पुराना राष्ट्रगान है वो कहाँ का है, नीदरलैंड डच का है, 1574 में। एक खल्ली ऐसी एक नॉलेज के तौर पे आप कह सकते हैं, पेपर में आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। फिर है राष्ट्रगान का हिंदी और उर्दू अनुवाद जो है आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन आबिद अली ने किया है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जो राष्ट्रगान है उसका हिंदू, क्योंकि जो मूल रूप से है वो तो बंगाल भाषा में लिखा गया था राष्ट्रगान को, तो इसका हिंदी और उर्दू अनुवाद जो है किसने किया था, आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन आबिद अली ने किया था। किसने किया था, आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन आबिद अली ने किया था। कैप्टन राम सिंह ठाकुर ने राष्ट्रीय गान को संगीतमय धुन प्रदान की थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि हिंदी, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है पहला, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए कि पहला हिंदी अनुवाद और उर्दू अनुवाद किसने किया था, सर्वप्रथम आबिद अली जी ने किया था। किसने किया था, कैप्टन आबिद अली जी ने किया था। और इसको धुन, जो संगीतमय धुन थी वो किसने, जैसे हम गाते ना जन गण मन, जो संगीतमय धुन है ये किसने प्रदान की थी, राम सिंह ठाकुर जी ने। ठीक है, तो इसको उर्दू अनुवाद और हिंदी अनुवाद किसने किया था, आबिद अली ने।
और इसको धुन किसने दी थी? राम सिंह ठाकुर ने। किसने दी थी? राम सिंह ठाकुर ने। गुरुदेव रविंद्र टैगोर ने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान, ठीक है, अब जो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, अभी जो बांग्लादेश अलग हो गया है तो उसका जो राष्ट्रीय गान है क्या है? आमार सोनार बांग्ला। ठीक है, तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है, आपने कभी कभी सुना भी होगा, आमार सोनार बांग्ला, ऐसे करके एक राष्ट्रीय गान है ना बांग्लादेश का। तो उसका जो उसकी रचना है वो भी किसने की थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने की थी। 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति के द्वारा राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनाने का निर्देश जारी किया था। ठीक है, कोई भी जनगण मन को जो हमारा राष्ट्रगान है उसको कॉलर ट्यून नहीं बना सकता, ऐसा किसने कहा था? दूरसंचार विभाग द्वारा बताया गया था, या विज्ञप्ति के द्वारा जो है कहा गया था 2010 में दूरसंचार विभाग द्वारा कि राष्ट्रगान को कोई भी अपनी कॉलर ट्यून नहीं बना सकता। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट हम आते हैं राष्ट्रीय गीत की हम बात करते हैं। तो राष्ट्रीय गीत जो है, राष्ट्रीय गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ये हैं आपके बंकिम चंद्र चटर्जी जी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा जो है राष्ट्रीय गीत लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत हमारा क्या है? वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुना होगा ना आपने, नारे भी लगाते होंगे। तो जो हमारा राष्ट्रीय गीत है क्या है? वंदे मातरम। राष्ट्रगान की बात आती है तो जनगण मन, और राष्ट्रीय गीत है तो वंदे मातरम। ठीक है, तो वंदे मातरम गीत जो है सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुआ था? तो 1881 में एक बंग दर्शन नामक पत्रिका आती थी। ठीक है, तो बंग दर्शन नामक एक पत्रिका आती थी, बंग दर्शन। तो बंग दर्शन करके एक पत्रिका आती थी 1881 में, जिसमें वंदे मातरम जो है सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ था। 1874 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा वंदे मातरम की रचना की गई थी। ठीक है, वंदे मातरम की रचना किसने और कब की थी? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, 1874 में की थी। ठीक है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया था? ये भी उसी दिन अपनाया गया था जब राष्ट्रगान अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। वंदे मातरम कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इस अपना उनका जो एक उपन्यास था, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास था जिसका नाम था आनंद मठ। ठीक है, आनंद मठ करके एक उपन्यास था बंकिम चंद्र चटर्जी का, जिसमें उन्होंने इस गीत की रचना की थी। कब? 1882 में। कब की थी? 1882 में उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में इस गीत की वंदे मातरम गीत की जो है रचना की थी, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। ठीक है, जो ये हमारा वंदे मातरम है, वंदे मातरम जो हमारा गीत है, इसे समान दर्जा प्राप्त है, मातरम को समान दर्जा प्राप्त है किसकी तरह? राष्ट्रगान जन गण मन के। ठीक है, इसके बराबर ही सम्मान प्राप्त है। तो जो वंदे मातरम था, जैसे हमारा जो जनगण मन था वो जो उसकी मूल भाषा थी वो बांग्ला थी ना, उसी तरह से जो हमारा वंदे मातरम था इसकी मूल भाषा संस्कृत थी। वंदे मातरम की मूल भाषा क्या थी? संस्कृत थी। वंदे मातरम जो है कब सर्वप्रथम जो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है ये 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा निर्मित। ठीक है, इसकी जो वंदे मातरम की संगीतमय धुन किसने बनाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी। याद रखिएगा, वंदे मातरम की जो धुन बनाई थी संगीतमय किसने बनाई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने बनाई थी। और अगर हम बात करें कि हमने जो पहले पढ़ा कि उसकी किसने बनाई थी जनगण मन की संगीतमय धुन, तो वो बनाई थी आपकी राम सिंह ठाकुर जी ने। ठीक है, और वंदे मातरम की बनाई थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो 12वें कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा इसे गाया गया था 1896 में। राष्ट्रीय गीत की जो कुल कितने समय में राष्ट्रीय गीत गाया जाता है बात होगी, तो राष्ट्रीय गीत जो वंदे मातरम है ये 1
1 मिनट 5 सेकेंड। जो टाइमिंग है वो है 1 मिनट 5 सेकेंड। ठीक है, वंदे मातरम की टाइमिंग है 1 मिनट 5 सेकेंड। इस राष्ट्रीय गीत की धुन पन्नालाल घोष ने तैयार की थी। जो ये इसकी पन्नालाल घोष ने इसकी धुन तैयार की थी। ठीक है, कौन सी धुन तैयार की थी? अंग्रेजी अनुवाद, सॉरी, राष्ट्रीय गीत की जो धुन है ये पन्नालाल घोष जी ने तैयार की थी। ठीक है, किसने तैयार की थी? पन्नालाल घोष जी ने। अगर मैं बात करूं, अभी जो इससे पहले हमने संगीतमय धुन बात की थी वो 12वें अधिवेशन में जो कांग्रेस द्वारा गाया गया था ना, 12वें अधिवेशन में जो कलकत्ता का जो 12वां अधिवेशन था कलकत्ता का, ठीक है, उसमें इस वंदे मातरम को जिस तरीके से जिस धुन में गाया गया था वो धुन किसने दी थी? वो धुन दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। लेकिन जो एक्चुअल धुन है इसकी संगीतमय धुन वो दी थी पन्नालाल घोष जी ने। ठीक है, वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था? आएगा क्वेश्चन तो किसने किया था? अरविंद घोष जी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन लिख लीजिए कि वंदे मातरम का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। और इसका उर्दू अनुवाद किसने किया था? आरिफ मोहम्मद खान ने। ठीक है, वंदे मातरम का उर्दू अनुवाद किसने किया था? आरिफ मोहम्मद खान ने। आरिफ मोहम्मद खान जी ने जो है वंदे मातरम का उर्दू अनुवाद किया था। सर्वप्रथम 1927 में फांसी के फंदे पर झूलते हुए वंदे मातरम गीत गाने वाला कौन था? अशफाक उल्लाह खान। ठीक है, सबको पता होगा कि जब फांसी लगाई गई थी अशफाक उल्लाह खान को, तो उन्होंने वंदे मातरम गाते हुए हंसते हंसते अपनी जान न्यौछावर कर दी थी देश के लिए। कब? 1927 में। तो किसने करी थी? अशफाक उल्लाह खान जी ने। फिर है कि कलकत्ता अधिवेशन, जो 1901 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें श्री दक्षिणाचरण सेन द्वारा गीत गाया गया था, तथा 1905 में बनारस अधिवेशन में इस गीत को किसने संवर दिया था? सरला देवी चौधरानी जी ने। 1907 में हमने पढ़ा था कि भीकाजी कामा ने जब जर्मनी में तिरंगे का पहला रूप बनाया था ना, भीकाजी कामा ने, हमने पढ़ा था पहले 22 अगस्त 1907 को भीकाजी कामा ने जर्मनी के तिरंगे का पहला रूप बनाया था, जिसके मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। जब भीकाजी कामा ने जो जर्मनी में तिरंगा फहराया गया था ना 1907 में, तो उसका स्वरूप जो था उसमें बीच में हमारा वंदे मातरम लिखा गया था उस तिरंगे में। ठीक है, 20 नवंबर 1909 को इस गीत को श्री अरविंद घोष ने साप्ताहिक अखबार कर्मयोगी में हिंदी रूपांतरण किया था। अरविंद घोष जी ने ही जो है अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किया था वंदे मातरम का, और कर्मयोगी में हिंदी रूपांतरण किसने किया था? साप्ताहिक अखबार में ये किया था श्री अरविंद घोष ने। 1949 ईस्वी में मास्टर कृष्णराव ने राष्ट्रगीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी। मतलब कि जो राष्ट्रीय गीत है, जैसे स्कूलों में ड्रम बैंड सब बजाते हैं ना जब गीत के साथ, तो उसी तरह से जो है मास्टर कृष्ण राव ने राष्ट्रीय गीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी। कब बनाई थी? 1949 को। जिनके निर्देशन में किसने बजाया था? गणपत सिंह, मास्टर गणपत सिंह जी ने प्रथम बार जो है बजाने वाली धुन में जो है राष्ट्रगीत को बजाया था। किसके निर्देशन में? कृष्ण राव के निर्देशन में। तो यहाँ पे हमारा आज के लिए इतना कंप्लीट होता है। एक हम थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको मैं बता देती हूँ कि जो हमारा अशोक चक्र है, संसदीय भवन अशोक चक्र, ठीक है, इसमें जो है 2 तिल्लियों के बीच का कोण, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके अशोक चक्र के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 1 से 24 तक इसमें तिल्लियाँ हैं, जिसमें हर किसी तिल्ली का अपना अपना महत्व है। हर कोई तिल्ली हमें कुछ ना कुछ संदेश देती है। जैसे पहली तिल्ली यहाँ पे देती है संदेश संयम, दूसरी देती है आरोग्य, तीसरी शांति, चौथी तिल्ली देती है शील, 5वीं त्याग, 6ठी क्षमता, 7वीं सेवा, 8वीं कहती है मैत्री पूर्ण रहें, 9वीं कहती है प्रेम पूर्वक रहें, 10वीं कहती है बंधुत्व बना के रखें, 11वीं कहती है संगठन, 12वीं कहती है कल्याण हो हमेशा, 13वीं कहती है कि अपने अधिकार के लिए हमेशा तत्पर रहें, 14वीं कहती है कर्तव्य निष्ठा पूर्ण करें, 15वीं कहती है सहकार्य, 16वीं कहती है न्याय,
17वीं के अनुसार नीतिगत, 18वीं के अनुसार अर्थ, 19वीं बताती है समता, 20वीं के अनुसार नियमों का पालन, 21वीं कहती है व्यवस्था पूर्वक कार्य, 22 में सुरक्षा और 23 में उद्योग, 24 में समृद्धि। ठीक है, जब ये सारी 1 से 23 तक चीज़ें मिलेंगी तो अपने अभी समृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो 2 तिलियों के जो बीच का कोण होता है वो कितना होता है, 15 डिग्री का कोण होता है। 24 तिलियाँ जो हमारी होती हैं ये 24 घंटे का प्रतीक होती हैं। आदर्श बौद्ध के समर्थकों के 24 गुण। धर्म चक्र जो है हमारा प्रगति और जीवन का प्रतीक है। ये 24 तिलियाँ जो ये है चक्र, ठीक है, ये पहिया हमेशा गतिमान रहता है ना, तो उसी तरह से ये प्रगति का और वह जीवन का प्रतीक है हमारा अशोक चक्र। तो आज के लिए जो है हमारा इतना ही है। नेक्स्ट हम चिन्ह के बारे में, जो हमारे राष्ट्रीय फल है, राष्ट्रीय वृक्ष है, राष्ट्रीय पशु है, इन सब चीज़ों के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, रेड बटन दबा दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। ओके, आज के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं कल। ओके, बाय, गुड नाइट।